अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक मुल्क के सदर के हुक्म पर उसकी फौज ने एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला कर दिया। उस मुल्क के सदर को उनकी अहलिया समेत अगवा कर लिया और उन पर अपने मुल्क में मंशियात की स्मगलिंग का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इसके बाद हमलावर मुल्क के सदर ने ऐलान किया कि वो मगवी सदर के मुल्क के वसी तेल के ज़खायर को अपनी कंपनियों के हवाले करेंगे और फिलहाल इस मुल्क का इंतज़ाम खुद संभालेंगे। इसके बाद मगवी सदर के मुल्क की नई उबूरी हुकूमत को धमकी दी गई कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो दोबारा हमला किया जाएगा। यानी ये सारा मामला अगवा बराए तावान की सूरत हाल इख्तियार कर गया है और बज़ाहिर हमला करने वाले दुनिया के सुपर पावर मुल्क को इसमें कामयाबी भी मिल रही है और मगवी सदर के मुल्क ने हमलावर मुल्क को अपना तेल बेचने पर भी इत्तफाक कर लिया है। आम बात यह है कि हमलावर मुल्क के सदर ने मुआहदे का ऐलान करते हुए कहा कि वो तेल खरीदने के बाद इसे अपने मुल्क मुंतकिल करेंगे, लेकिन इसकी रकम अपने पास रखेंगे ताकि इस रकम को दोनों ममालिक के अवाम की तरक्की पर खर्च किया जा सके। इस सारी सूरत हाल में हमलावर मुल्क का सदर दीगर ममालिक को भी हमले की खुलेआम धमकियाँ दे रहा है, जिसकी वजह से एशिया, यूरोप, अमरीका समेत दुनिया भर में खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ऐसे में आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला के उबूरी हुक्काम पाबंदी ज़दा आला मयार का 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेंगे। यह तेल मार्केट की कीमत पर फरोख्त किया जाएगा और इस रकम को मैं बतौर अमेरिका के सदर कंट्रोल करूंगा ताकि ये वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो। सदर ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मैंने एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट से कहा है कि वो इस मंसूबे पर फ़ौरन अमल दरामद करें। ये तेल स्टोरेज शिप से उठाया जाएगा और इससे बराह रास्त अमेरिका के अनलोडिंग डॉक्स पर लाया जाएगा। जबकि वेनेजुएला की उबूरी हुकूमत और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान होने वाली इस डील से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने लिखा है कि ट्रंप इंतजामिया और वेनेजुएला की उबूरी हुकूमत ने वेनेजुएला के खाम तेल की $2 अरब तक की बरामद अमेरिका को करने के लिए एक मुआहदा कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मंगल को कहा कि यह एक अहम मुज़ाकराती पेशरफ्त है जिसके तहत चीन को जाने वाली सप्लाई मोड़ दी जाएगी, जबकि वेनेजुएला को तेल की पैदावार में मजीद बड़ी कटौतियों से बचने में मदद मिलेगी। ये मुआहदा इस बात की मजबूत अलामत है कि वेनेजुएला की हुकूमत ट्रंप के इस मुतालबे पर रद्दअमल दे रही है कि वो अमरीकी तेल की कंपनियों के लिए दरवाजे खोले, वरना मजीद फौजी मुदाखलत का खतरा हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका और निजी कंपनियों को वेनेजुएला की तेल की सनत तक मुकम्मल रसाई दें। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के पास लाखों बैरल्स तक खाम तेल टैंकर्स और स्टोरेज टैंक्स में मौजूद है, जिसे वो दिसंबर के वक्त से ट्रंप की जानिब से उसकी बरामदात पर लगाई गई नाकाबंदी की वजह से भेजने में नाकाम रहा है। ये नाकाबंदी वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की हुकूमत पर अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव का हिस्सा थी, जो गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में अमेरिकी अफवाज के हाथों उनकी गिरफ्तारी पर ख़त्म हुआ। 2 ज़राए के मुताबिक वेनेजुएला के फंसे हुए खाम तेल को अमेरिका को फराहम करने के लिए इब्तिदा में उन कार्गोस की दोबारा तकसीम करना पड़ सकती है जो असल में चीन के लिए रवाना होने थे। गुज़िश्ता दहाई के दौरान और ख़ास तौर पर 2020 में जब अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ तेल की तिजारत करने वाली कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, तो इस दौरान चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। ऑयल इंडस्ट्री के एक जरिए के मुताबिक सदर ट्रंप चाहते हैं कि यह काम जल्द हो जाए ताकि वो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर सकें। ट्रंप के ऐलान के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमतों में 1.5% से ज़्यादा कमी हुई, क्योंकि इस मुआहदे से अमेरिका को बरामद होने वाले वेनेजुएला के तेल की मिकदार में इजाफे की तवक्को है। वेनेजुएला अपना खाम तेल वेनेजुएला की पोर्ट्स पर डिलीवरी के लिए ब्रेंट ऑयल से तकरीबन $22 फी बैरल कम कीमत पर फरोख्त कर रहा है, जिससे इस मुआहदे की मालियत ज़्यादा से ज़्यादा $1.9 अरब बनती है। 2 ज़राए ने रॉयटर्स को बताया है कि इस हफ्ते वेनेजुएला और अमेरिका के हुक्काम ने मुमकिना फ़रोख्त के तरीक़ाकार पर बातचीत की, जिनमें नीलामियाँ भी शामिल हैं, ताकि दिलचस्पी रखने वाले अमेरिकी खरीदार कार्गोस के लिए बोली लगा सकें। और इस बातचीत में वेनेजुएला के तेल की सरकारी कंपनी के कारोबारी पार्टनर्स को अमेरिकी लाइसेंस जारी करना भी शामिल है। माजी में इन लाइसेंसेस के जरिए वेनेजुएला के तेल की सरकारी कंपनी के मुश्तरका मंसूबों के पार्टनर्स और कस्टमर्स को वेनेजुएला के तेल तक रसाई हासिल रही है ताकि उसे साफ किया जा सके या तीसरे फरीक को दोबारा फरोख्त किया जा सके। इन कंपनियों में अमेरिका की शेवरॉन, भारत की रिलायंस, चीन की चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और कुछ यूरोपीय कंपनियां शामिल हैं। जबकि दीगर ज़राए के मुताबिक इस हफ्ते इनमें से बाज़ कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल के कार्गोस दोबारा वसूल करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक ज़रिए ने बताया कि अमेरिका और वेनेजुएला ने इस इम्कान पर भी बात की है कि आया मुस्तकबिल में वेनेजुएला के तेल को अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ताहम ट्रंप ने इस इम्कान का जिक्र नहीं किया। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब ट्रंप की सख्त खारजा पॉलिसी के मजीद अज़ाइम भी खुलकर सामने आ रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप की तमाम धमकियों को अब पहले से ज़्यादा संजीदगी से देखा जा रहा है और इसकी एक मिसाल अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी डेनमार्क के खुद मुख्तार इलाके
ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की धमकी है। इस मामले पर ट्रंप इंतजामिया का एक वाज़ेह और संजीदा मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसके बाद यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई है। यहाँ तक कि डेनमार्क की वज़ीर कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से नेटो इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है। सारी सूरत हाल में रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें अमरीकी फौज के मुमकिन इस्तेमाल का ऑप्शन भी शामिल है। और यूरोपीय ममालिक के एतराज़ात के बावजूद इस स्ट्रेटेजिक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने की ट्रंप की ख्वाहिश की तजदीद है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के हुसूल को अमेरिका की कौमी सलामती के लिए एक अहम तरजीह समझते हैं, जो आर्कटिक रीजन में अमेरिका के मुखालिफिन को रोकने के लिए ज़रूरी है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में मजीद कहा कि सदर ट्रंप और उनकी टीम इस अहम खारजा पॉलिसी हदफ के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, और यकीनन अमरीकी फ़ौज का इस्तेमाल कमांडर इन चीफ के इख्तियार में हमेशा एक ऑप्शन होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड बार बार कह चुका है कि वो अमेरिका का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता। मंगल को यूरोप की बड़ी ताकतों और कनाडा के रहनुमाओं ने ग्रीनलैंड की हिमायत की और कहा कि ये उसके अवाम की मिल्कियत है। अमेरिका की जानिब से अपने देरीना इत्तेहादी डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर फौजी कब्जा नेटो इत्तेहाद में शदीद हलचल पैदा कर देगा और ट्रंप और यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान खलीज को मजीद गहरा कर देगा। सख्त मुखालफत के बावजूद ट्रंप इस बात का जायजा लेने से बाज नहीं आए कि ग्रीनलैंड को एक ऐसे खित्ते में जहां रूस और चीन की दिलचस्पी बढ़ रही है, अमेरिका का एक मरकज कैसे बनाया जा सकता है। अमेरिका के एक आला ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप और उनके मुशीर ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी ओहदेदार ने मजीद बताया कि इन ऑप्शंस में ग्रीनलैंड की बराह रास्त खरीदारी या इस खित्ते के साथ फ्री एसोसिएशन का मुआहदा यानी कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन शामिल है। कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन मुआहदा ट्रंप के इस ख्वाब को पूरा नहीं करेगा कि 57,000 अफराद पर मुश्तमिल इस जजीरे को अमेरिका का हिस्सा बना दिया जाए। ताहम अमरीकी ओहदेदार ने मुमकिन खरीदारी की कीमत नहीं बताई। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक किसी भी मामले में सदर ट्रंप का पहला ऑप्शन हमेशा सिफारतकारी और मुआहदा साजी होता है। वो मुआहदे करना बहुत पसंद करते हैं, तो अगर ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए एक अच्छा मुआहदा हो गया तो ये यकीनी तौर पर उनकी पहली तरजीह होगी। दो ज़राए ने बताया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी कानून साजों को बता दिया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की ग्रीनलैंड के खिलाफ धमकियां फौरी हमले की निशानदही नहीं करती और मकसद ये है कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीद लिया जाए, जिसकी तफसील खुफिया ब्रीफिंग के जरिए पीर को कांग्रेस के रहनुमाओं को दे दी गई। इस सारी सूरत हाल में अहम यूरोपीय ममालिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़ाइम पर तशवीश में मुब्तला हैं और ग्रीनलैंड पर अमरीकी कब्जे के हवाले से 6 अहम यूरोपीय ममालिक का एक अहम बयान भी सामने आया है। BBC के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम पर भी सदर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, जिसके बाद डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रीडरिक्सन ने खबरदार किया था कि अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला नेटो के खात्मे का सबब बनेगा। ऐसे में यूरोपीय रहनुमाओं पर मुश्तमिल कोलिशन ऑफ द विलिंग कहलाए जाने वाले इत्तेहाद ने मंगल को पेरिस में अमरीकी सदर ट्रंप के नुमाइंदों से मुलाकात की ताकि यूक्रेन के लिए पायदार अमन मुआहदे पर मजीद पेशरफ्त की जा सके। लेकिन पेरिस में होने वाले इस इजलास में एक और बड़े मसले यानी ग्रीनलैंड पर भी बात हुई। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो जर्मनी से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये आर्कटिक में वाक़ है, लेकिन डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है। अमरीकी सदर ट्रंप का इसरार है कि वो इसे हासिल करना चाहते हैं और उसे अमरीकी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी समझते हैं। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रीडरिक्सन पेरिस इजलास में मौजूद थी। वो यूरोपीय यूनियन के कई रहनुमाओं की अहम इत्तेहादी हैं और बरतानिया की बड़ी नेटो साथी भी हैं। इन ममालिक में से कोई भी ट्रंप को नाराज़ करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन अमरीका और डेनमार्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने के साथ बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत 6 बड़े यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन मुज़ाकरात के मौके पर एक मुश्तरका बयान जारी किया। इस बयान में यह भी कहा गया कि आर्कटिक रीजन में सिक्योरिटी इज्तमाई तौर पर नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर हासिल की जानी चाहिए और डेनमार्क और ग्रीनलैंड से मुतालिक मामलात का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड को करना है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कहा है कि ट्रंप के ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम को संजीदगी से लेना चाहिए और यूक्रेन इजलास के बाद यूरोपीय रहनुमा शदीद परेशानी में मुब्तला नजर आए। ये सूरत हाल एक बड़े तजाद की निशानदही करती है। एक तरफ नेटो और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा अमरीकी इंतजामिया को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन की खुद मुख्तारी को रूस की जारहाना इलाकाई ख्वाहिशात से बचाने में मदद करे, तो दूसरी तरफ अमरीका ने हाल ही में खुद वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई करते हुए उसके सदर को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही एक और यूरोपीय मुल्क यानी डेनमार्क की खुद मुख्तारी को बराह रास्त खतरे में डाल रहा है। इस तजाद ने यूरोपीय रहनुमाओं के सामने एक और मुश्किल सवाल रख दिया है कि क्या वो अमरीका पर यूक्रेन के दिफा के लिए भरोसा कर सकते हैं कि जब अमरीका खुद दीगर खुद मुख्तार ममालिक की आज़ादी को चैलेंज कर रहा है। मामला मजीद संगीन इसलिए भी है क्योंकि डेनमार्क और अमरीका दोनों फौजी इत्तेहाद नेटो के रुकन हैं। डेनमार्क का कहना है कि अगर ट्रंप इंतजामिया ने एकतरफा तौर पर ग्रीनलैंड पर कब्जा किया
तो इससे नेटो दिफाई इत्तेहाद का खात्मा हो जाएगा, जिस पर यूरोप दूसरी आलमी जंग के बाद से अपनी सलामती के लिए इन्हिसार करता आया है। लेकिन यह भी याद रहे कि ट्रंप कभी नेटो के बड़े हामी ही नहीं रहे हैं। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप इंतजामिया से बात करने की भी कोशिश की है। एक दो तरफा मुआहदे के तहत अमेरिका का ग्रीनलैंड में फौजी अड्डा पहले ही मौजूद है, जो कोल्ड वॉर के आगाज में कायम किया गया था। इस अड्डे पर हमले की तादाद कोल्ड वॉर के उरूज पर तकरीबन 10,000 थी, जो अब कम होकर तकरीबन 200 रह गई है। अमेरिका पर तवील अरसे से ये इल्जाम लगता रहा है कि उसने आर्कटिक सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दूसरी जानिब डेनमार्क ने हाल ही में ग्रीनलैंड के दिफा पर $4 अरब खर्च करने का वादा किया है, जिसमें कश्तियां, ड्रोन्स और तैयारे शामिल हैं। ताहम ट्रंप इंतजामिया ने डेनमार्क के साथ बात करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इतवार को सदर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ग्रीनलैंड इस वक्त इंतहाई स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और दावा किया कि ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाज़ों से भरा हुआ है और हमें कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से ग्रीनलैंड की ज़रूरत है और डेनमार्क ये काम नहीं कर सकेगा। और डेनमार्क ने इस बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन के एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये पूरी सूरत हाल एक बार फिर ट्रंप के मुकाबले में यूरोप की बुनियादी कमजोरी को वाज़ेह करती है। ट्रंप के ग्रीनलैंड से मुताल्लिक तबसरों के बाद डेनमार्क के शुमाली पड़ोसी ममालिक ने फौरन ज़बानी तौर पर इसका दिफा किया, लेकिन यूरोप के 3 बड़े ममालिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से इब्तिदाई तौर पर मुकम्मल खामोशी रही। पीर को बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही जजीरे के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज भी माजी में इस तरह का बयान दे चुके हैं। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने दिसंबर में ग्रीनलैंड का दौरा किया था ताकि डेनमार्क के साथ यकजहती का इजहार किया जा सके, और अब इन सब का एक मुश्तरका बयान सामने आ गया है। ताहम इस एलामिया में अमरीका पर बराह रास्त तनकीद नुमाया तौर पर गायब थी। थिंक टैंक यूरोपीय काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के रुकन कैमल ग्रैंड के मुताबिक अगर यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 रुकन ममालिक और नेटो इत्तेहादी बरतानिया ने डेनमार्क की खुद मुख्तारी के हक में मुश्तरका बयान दिया होता तो ये अमेरिका के लिए एक ताकतवर पैगाम होता। लेकिन अब तक सिर्फ 6 यूरोपीय इत्तेहादियों ने डेनमार्क के साथ मिलकर यह बयान जारी किया है। यही असल मसला है। ट्रंप का बराह रास्त अंदाज, जिसे कुछ लोग दबाव डालने की हिकमत अमली कहते हैं, यूरोपीय रहनुमाओं के लिए शदीद परेशानी का बाइस बना हुआ है। यूरोपीय ममालिक आमतौर पर अमरीकी सदर को संभालने की कोशिश करते हैं ताकि उनके दो तरफा ताल्लुकात महफूज रहें, बजाय इसके कि वो इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर खड़े हों और ट्रंप का सामना करें, जिसके मुमकिन नताइज का खतरा है। आज की बड़ी ताकतों की सियासत में जहां अमेरिका और चीन के साथ रूस और भारत जैसे ममालिक गालिब हैं, यूरोप ज़्यादा से ज़्यादा एक तमाशाई का किरदार अदा करता नजर आता है और इस बात का खतरा है कि उसे कुचल दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप का यह कहना है कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल में लेने की वजूहात अमरीका की कौमी सलामती से जुड़ी हुई हैं, मगर क्या वाकई ये वजह है कि वो इस जजीरे को हासिल करना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे भी वेनेजुएला की तरह वसी सियासी और मुआशी मकासद हैं? इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट में लिखा है कि जब अमरीकी अफवाज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत पर हमला किया और मुल्क के सदर निकोलस मदुरो को बरतरफ कर दिया, तो इस कार्रवाई ने सदर ट्रंप की एक ज़बानी धमकी को हकीकत में बदल दिया। इसके बाद के दिनों में ट्रंप की अपनी फॉरेन पॉलिसी विश लिस्ट से मुताल्लिक बार बार की गई बातें एक नए जोश के साथ सामने आ गई। खास तौर पर उनकी ये ख्वाहिश कि अमेरिका ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल कर ले, जो अमेरिका के नेटो इत्तेहादी डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है। डेनमार्क की वजीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने पीर को इस बात को दोबारा दोहराया कि उन्होंने पहले ही साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि डेनमार्क इस मामले पर कहां खड़ा है, और ग्रीनलैंड ने भी कई बार कह दिया है कि वो अमेरिका का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता है। डेनमार्क की वजीर आज़म ने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे नेटो इत्तेहाद के खात्मे का खतरा भी हो सकता है। तो फिर इस सब के बावजूद ट्रंप अपनी तवज्जो इस दूर दराज और कम आबादी वाले जजीरे की तरफ क्यों मरकूज कर रहे हैं, और ये यूरोप के साथ कशीदगी क्यों पैदा कर रहा है? ग्रीनलैंड एक वसाइल से माला माल जजीरा है जो डेनमार्क की एक कॉलोनी थी, लेकिन अब डेनमार्क के मातहत खुद मुख्तार इलाका है। ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में से एक है, और ये इतना दूर दराज है कि उसके 56,000 रिहायशियों को अपने शहरों के दरमियान कश्ती, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के जरिए सफर करना पड़ता है। शहरों के बाहर ग्रीनलैंड ज्यादातर जंगली इलाका है और उसकी जमीन का 81% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल मकाम पर वाक़ है जो अमेरिका और यूरोप के दरमियान है, और इस मशहूर गैप पर मुहित है जो कि ग्रीनलैंड, आइसलैंड और बरतानिया के दरमियान एक समुद्री गुजरगाह है और आर्कटिक रीजन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। ग्रीनलैंड के कुदरती वसाइल, खासतौर पर तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत में इजाफा करते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब चीन रेयर अर्थ मिनरल्स की सनत पर अपने कंट्रोल को इस्तेमाल करके अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। ये कीमती मादनियात आलमी मईशत के लिए बढ़ती हुई अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत इलेक्ट्रिक गाड़ियों, विंड टर्बाइंस और फौजी साजो सामान समेत तकरीबन हर अहम टेक्नोलॉजी की तैयारी में होती है। माहौलियाती बहरान की वजह से, आर्कटिक की बर्फ पिघलने की वजह से
ग्रीनलैंड के मादनी वसाइल तक पहुंचना आसान हो सकता है और इससे शुमाली समुद्री रास्ते भी साल में ज्यादा वक्त काबिल सफर हो जाते हैं, जिससे तिजारत का रुख बदल सकता है और खित्ते की अहमियत मजीद बढ़ सकती है। अहम बात यह है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड के कुदरती वसाइल की अहमियत को कम करके पेश करते हैं और उन्होंने गुज़िश्ता माह सहाफ़ियों से कहा था कि हमें ग्रीनलैंड अपनी कौमी सलामती के लिए चाहिए, मादनियात के लिए नहीं। लेकिन कौमी सलामती के लिए उनके साबिक मुशीर माइक वॉल्ट्ज़ ने जनवरी 2024 में यह इशारा दिया था कि ट्रंप की तवज्जो असल में कुदरती वसाइल पर थी और ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड पर तवज्जो अहम मादनियात और कुदरती वसाइल की वजह से ही थी। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई के बाद सदर ट्रंप की धमकियों का खौफ अब यूरोप समेत पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि अमरीकी सदर ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और साथ ही कम से कम 6 ममालिक को धमकियां देने के बाद दुनिया भर में खौफ और दबाव का माहौल पैदा कर दिया है। अमरीकी ताकत का यह सबसे नुमाया मुजाहरा दहाइयों बाद हुआ है और बैरूनी रहनुमा इन वार्निंग्स को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया के सख्त बयानात निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि ट्रंप का दावा है कि अब वो वेनेजुएला पर मुकम्मल काबू पा चुके हैं। मार्को रूबियो ने वेनेजुएला पर हमले और सदर निकोलस मादुरो को उठाने के बाद कहा कि निकोलस मादुरो ने ट्रंप की मर्जी मानने की बजाय सख्त बनने की कोशिश की और इसी वजह से उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर और उन्हें एक जंगी जहाज पर बिठाकर न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है ताकि वो मंशियात स्मगलिंग के इल्जामात का सामना करें। मार्को रूबियो ने मजीद कहा था कि दुनिया के लिए पैगाम यह है कि इस सदर के साथ खेलने की कोशिश ना करो, क्योंकि इस खेल का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस कार्रवाई के एक और अहम मनसूबा साज स्टीफन मिलर ने कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बाकी ममालिक को खबरदार होना चाहिए कि हम एक सुपर पावर हैं और सदर ट्रंप के मातहत हम अपना कंडक्ट एक सुपर पावर की तरह ही रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस सब का खुलासा यह है कि ट्रंप की फहरिस्त में शामिल वो रहनुमा जो पहले उम्मीद करते थे कि ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहे हैं, अब उनके पास खौफजदा होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि ट्रंप वाकई ऐसा कर सकते हैं। और इसी खौफ के असरात ईरान में भी महसूस किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जो पहले ही मुआशी बहरान का शिकार है। बढ़ती हुई महंगाई और ईरानी करेंसी की गिरती हुई कदर के साथ साथ सदर ट्रंप की मुमकिन मुदाखलत की धमकी ने ईरानी हुकूमत के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। वाज़ेह है कि तकरीबन 2 हफ्तों से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और मईशत की खराब सूरत हाल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहरों पर हुकूमत के क्रैकडाउन में अब तक 30 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, कई ज़ख्मी हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले ये खबर भी सामने आई है कि अमरीकी स्पेशल फोर्सेज ने कई हफ्तों के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक रूसी ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके वेनेजुएला से रवाबित थे। इस इकदाम पर रूस की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है, यानी सदर ट्रंप एक के बाद एक दावा कर रहे हैं, एक के बाद एक इकदाम उठा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है। सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब मौजूद हैं। आप डीन हैं बैनुल अक़वामी उमूर बॉस्टन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब ज़ाहिर पहले तो इराक हो, दूसरे मामलात हों, इल्ज़ाम लगता था कि मसला तेल का है, अमरीकी इंतज़ामिया कभी नहीं मानती थी। ट्रंप तो मान रहे हैं वेनेजुएला के केस में, मगर जो अमाउंट है वो इतना छोटा है, $2 अरब, या फिर अगर ये भी कहा जा रहा है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना हो, दुनिया के सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं वेनेजुएला के पास, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। क्या अपनी बेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो वेनेजुएला में किया वो क्यों किया, अपनी पॉलिटिकल बेस को, या मकासद कुछ और हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जहां तक तेल का ताल्लुक है, तेल यकीनन एक फैक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल की वजह से जंग हो गई है। वेनेजुएला जो है उसके पास नॉन रिजर्व्स हैं बड़े, लेकिन उसकी क्वालिटी भी काफी कम है। वेनेजुएला कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है। सो ये सोचना है कि जी अमेरिका की इकॉनमी इससे कोई बड़ी तब्दील हो जाएगी, ऐसा तो कभी भी नहीं था। तेल का एक इम्पैक्ट ये है कि जो वेनेजुएला का हिस्टोरिकली तेल रिफाइन होता था वो अमेरिका में होता था, सदर्न पार्ट ऑफ द यूएस में। तो उस किस्म से यकीनन अमेरिकन बिजनेस को उसका फायदा है। लेकिन जो तेल की एक बड़ी पॉलिटिक्स है, विच इज असर्टिंग कंट्रोल अपने हेमिस्फीयर, ये जो जिसको मनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं और जिसको आप डोनाल्ड ट्रंप डॉनरो डॉक्ट्रिन का नाम देना चाह रहे हैं, ये आई डू थिंक सीरियस है। वो एक असर्ट कर रहे हैं। आज भी जो हुआ जो टैंकर्स के साथ, उसका ताल्लुक सिर्फ उन 2 टैंकर से नहीं है, उसका ताल्लुक इस बात से है कि जब अमेरिका ने, ट्रंप ने, उनके साथियों ने कहा कि जी हम अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस रशिया ने एक तरह से उस इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट किया और अमेरिका ने उसके जवाब में डेमोन्स्ट्रेट किया कि जी हमारी विल है, हम असर्ट करें अपनी टेरिटोरियल पावर ऑन इंटरनेशनल सीज एंड ऑन दिस ऑयल। सो अगेन तेल जो है वो एक तरह से बड़ा आसान मसला बन जाता है, आसान एक जवाब बन जाता है, लेकिन इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड द गेम इज़ रियली अबाउट असर्टिंग पावर ग्लोबल सीन पे भी और रीजनल सीन जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, उस पे भी।
और सब, और फिर मुझे बताइएगा कि ट्रंप की पॉलिसी समझ में क्या आ रही है। एक तरफ ये बात हो रही है कि जी वो अपने जो अमेरिका के आसपास के इलाके हैं उस पर जो काउंटर करना चाहते हैं, चीन का जो इन्फ्लुएंस है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मगर दूसरी तरफ वो नज़र आता है कि यूरोप में अपने इत्तेहादियों को मुसलसल नाराज़ कर रहे हैं। अब वो ग्रीनलैंड के हवाले से जो दावे कर रहे हैं उस पर यूरोपीय इत्तेहादी परेशान भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नेटो को वो खास अहमियत नहीं देते। यूक्रेन के मामले पर हमने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन के सदर के ही खिलाफ उनके बयान सामने आए। तो एग्जैक्टली क्या फॉरेन पॉलिसी समझ में आ रही है सदर ट्रंप की? यार सच्ची बात यह है कि आई थिंक उनकी फॉरेन पॉलिसी का कमाल ही है कि वो समझ नहीं आती है। आई डू नॉट से दिस फैसिशियसली। जिसको आपको याद है ऑ एंड शॉक का एक लफ्ज आया था जब इराक गए थे, उसको आप ट्रंप वाले जो है वो कहते हैं फ्लडिंग द जोन, कि इतनी सारी हरकतें करो चाहे वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो कि तमाम दुनिया जो है उस कंफ्यूजन में रहे। तो उसमें मेरे ख्याल में कोई बहुत सिंपल थ्रेड ढूंढना इतना आसान नहीं है। आई थिंक अगर थ्रेट है तो वो जो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट, उसका उनके लिए बैनुल अक़वामी तौर पे मतलब ये है कि दुनिया में जो कुछ होगा दैट हैज़ टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई थिंक ये एक उसमें कंसिस्टेंट चीज़ है। यू आर राइट कि ग्रीनलैंड का भी अब बहुत जिक्र आ रहा है, कुछ ना कुछ ईरान का भी जिक्र आना शुरू हो गया। लेकिन आप देखें आज अगेन ये जो ऑयल टैंकर्स सीज किए गए उसमें बरतानिया की जो फौज है सपोजिटली अब खबरें ये आ रही हैं कि उसने भी असिस्ट किया। सो ये मल्टीपल लेवल्स गेम चल रही हैं ऑफ कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल कि बरतानिया और फ्रांस ने कल जो है ऐलान किया कि वो शायद अपने फौजी बूट्स ऑन द ग्राउंड भेज देंगे यूक्रेन में। सो ये जो तब्दीली आ रही है, आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसी है कि एक स्क्रिप्ट है ट्रंप साहब के पास जिसको वो एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक मेजर गोल ये है वो जिसको मेक अमेरिका ग्रेट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब तक अमेरिका का इन अ वे व्यू पॉइंट ये था कि अगर दुनिया स्टेबल होगी तो वो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, इसलिए हम दुनिया को स्टेबल रखेंगे। अब वो ब्लेटेंटली ये कह रहे हैं कि काम वो होना चाहिए जिससे अमेरिका का डायरेक्ट फायदा हो, चाहे वो टैरिफ्स हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ग्रीनलैंड का मसला, एक मैं आखिरी बात कहता चलूं, आपने बिल्कुल सही उसको आइडेंटिफाई किया। ये यूरोप के लिए एक बहुत सीरियस चीज बन गई है। व्हाट हैड सीम्ड कुछ महीने पहले कि अच्छा यार एक छोटा सा मजाक था, शायद एक लतीफा था, शायद वो आपको नच कर रहे थे, पुश कर रहे थे, अब ये लगने लगा है कि द यूएस जो है और ट्रंप और उनके साथी उस पर शायद ज्यादा सीरियस हो, और ये नेटो और यूरोप के लिए एक तरह से एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाता है यूएस यूरोप रिलेशनशिप में। और जो वेनेजुएला की कार्रवाई है उससे वो दावे ट्रंप के या वो बातें जो मजाक समझी जाती थी वो कम से कम अब संजीदा ली जा रही हैं। कि ग्रीनलैंड के हवाले से कहा जाता था कि पहले टेन्योर में भी बात की थी, मगर अब जो वेनेजुएला में किया उसके बाद जो ईरान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि एक तो वहाँ पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं महंगाई के खिलाफ, इकोनॉमी की सूरत हाल के खिलाफ, तो जो कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं ईरान के अंदर भी वो कम से कम उनकी वो ग्राउंड रियलिटी जो है उसको जस्टिफाई करती नजर आती है। जस्टिफाई करे या ना करे, एक ये चीज तो क्लियर हो गई है दुनिया पे और तमाम पावर्स पे कि ट्रंप साहब मजाक भी करें तो उसको मजाक नहीं लेना चाहिए, बिकॉज चाहे आपको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नजर आए या ना आए, ही इज फुली केपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स जो लगती थी कि ना अनहोनी। और अनहोनी में याद रहे शाहजेब, आपको याद है जब ट्रंप ने ईरान पे हमला किया उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, मैं अब भी जब ये बात करता हूं तो आई कैन नॉट बिलीव कि हम ये देख चुके हैं, बिकॉज वो इतनी बड़ी एक एक्सपेक्टेड और अनलाइकली मूव थी जो वो कर बैठे। सो फॉर ऑल दोज रीजंस कोई जो पॉसिबिलिटी है उसको हटाया नहीं जा सकता। ईरान यकीनन वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला में भी अगर आप देखें तो कार्रवाई दो हुई। एक ये हुई कि अमेरिकन फौज जो थी, अमेरिकन बूट्स जो थे, उनके जो दस्ते थे वो गए और उन्होंने बड़ी सर्जिकली तौर पे एक मुल्क के सदर को उठा के वापस अमेरिका भेज दिया। और ये वो चीज़ें जो हम सब ने देखी है। लेकिन हम सब ने ये भी देखा कि वेनेजुएला के अंदर की जो टूट थी, दैट वाज द रीजन फॉर दिस टू हैपन। ये सिर्फ अमेरिकन फौज की कार्रवाई नहीं थी, ये उनकी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी। यकीनन जो हुआ वेनेजुएला में वो कू था। मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं कि अगर ईरान में भी जो हमें नजर आता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई कार्बन कॉपी होगा वेनेजुएला की। उसका बहुत सारा इन्हिसार ये है कि ईरान के अंदर जो फोर्सेस हैं
क्योंकि हर मुल्क में इख्तलाफ होते हैं और जब मसाइल होते हैं तो इख्तलाफ बढ़ जाते हैं और वो वीकनेस बढ़ जाती है। क्या वो इस हद तक बढ़ सकेगी कि अमेरिका उसका फ़ायदा उठा सके? लेकिन एक चीज़ तय है कि जो बहुत सारे ऐसे हरबे जो हम अज्यूम करते थे कि सीरियस नहीं है, ख़ुसूसन फ़ौजी लिहाज से, मिलिटरी लिहाज से, दे आर नाउ बैक ऑन द टेबल फॉर एवरी पावर। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आदिल साहब की गुफ्तगू में ब्रेक शामिल करते हैं। और आम डेवलपमेंट है इसके साथ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कुछ दिन बाद सदर ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए ओहदा संभाले 1 साल पूरा हो जाएगा और इस 1 साल में तिजारत से लेकर कई आलमी तनाज़ात के हवाले से अमरीकी पॉलिसी को इंतहाई तेज़ी से और हैरानकुन अंदाज में शिफ्ट होते देखा गया। और सिर्फ अमरीका के यूरोपीय इत्तेहादियों के लिए ही नहीं बल्कि ट्रंप का ये साल जनूबी एशिया में अमरीका के देरीना इत्तेहादी भारत के लिए भी बहुत भारी साबित हुआ। सदर ट्रंप ने जहाँ अपनी टैरिफ पॉलिसी पर अमल करते हुए भारत को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया, तो वहीं पाक भारत जंग में अपनी सालिसी और 6 या 7 तैयारे गिरने का बार बार जिक्र करते हुए अपने दोस्त वज़ीर आज़म मोदी की शर्मिंदगी में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। और ख़ुद वज़ीर आज़म मोदी मुसलसल खामोश हैं। हालिया दिनों में ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के हवाले से 2 ऐसे बयान दे दिए हैं जिस पर वज़ीर आज़म मोदी को फिर ट्रोलिंग का सामना है। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद परसों सदर ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में कमी पर कहा कि नरेंद्र मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे खुश करना चाहते थे और मुझे खुश करना अहम था। और अब सदर ट्रंप ने एक और तकरीब से खिताब करते हुए तंज़िया अंदाज में कहा है कि भारत ने 68 अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदने का ऑर्डर दिया था और वो 5 साल से इंतजार कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोदी मुझसे मिलने आए और कहा कि सर मे आई सी यू प्लीज़। I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs. ट्रंप के इन दोनों बयानात पर वज़ीर आज़म मोदी खुद तो हमेशा की तरह खामोश हैं, मगर भारतीय अपोजिशन इन बयानात को बहुत उछाल रही है और वज़ीर आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद कर रही है। कांग्रेस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रंप के सदर बनने के बाद नरेंद्र मोदी बिन बुलाए अमेरिका चले गए। ट्रंप कहते हैं कि मोदी ने मुझसे कहा कि सर क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं प्लीज़, तो मैंने कहा हाँ। कांग्रेस ने मज़ीद लिखा कि आपको याद होना चाहिए कि दुनिया के रहनुमाओं में मोदी वाहिद लीडर थे जिन्हें रिसीव करने के लिए ट्रंप दरवाजे तक नहीं आए थे। अब समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। कांग्रेस ना सिर्फ वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद कर रही है बल्कि सर मे आई सी यू प्लीज़ लिखी हुई तस्वीर और AI वीडियोज़ के जरिए उनकी ट्रोलिंग भी कर रही है। साथ ही ट्रंप के इस दावे पर भी वज़ीर आज़म मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि उन्हें खुश करने के लिए भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में कमी की गई। कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी का एक पुराना बयान भी शेयर किया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे रूसी तेल की खरीदारी के हवाले से अमेरिका को नहीं भारतीय आवाम को खुश करना है। रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। They wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. इसी तरह कांग्रेस के रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वज़ीर आज़म मोदी का मजाक उड़ाते हुए नरेंद्र सरेंडर का बयानिया दोहरा रहे हैं। बीजेपी RSS वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। गुज़िश्ता साल मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद अमेरिका के सदर ट्रंप दर्जनों दफ़ा ये बयान दे चुके हैं कि उनकी सालिसी के बाद पाकिस्तान और भारत जंगबंदी के लिए राजी हुए थे। पाकिस्तान तो ट्रंप की सालिसी का एतराफ़ करता आया है। साथ ही पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ भी है कि भारत ने जंग रुकवाने के लिए अमेरिका से रब्ता किया था, मगर भारत की जानिब से ट्रंप के मौक़िफ़ को अब तक तस्लीम नहीं किया गया और यह बयानिया बनाया जाता रहा है कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भारत जंग रोकने के लिए राजी हुआ था। मगर खुद भारतीय अपोजिशन भी मोदी हुकूमत के दावे को तस्लीम नहीं कर रही है। और अब मारूफ भारतीय अखबार दी हिंदू ने एक तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया है कि 10 मई को जिस दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई थी उसी दिन भारतीय हुक्काम लॉबिंग फर्म के जरिए अमरीकी हुक्काम से रहे थे। दी हिंदू में सहाफ़ी सुहासनी हैदर की रिपोर्ट में अमरीकी महकमा इंसाफ में लॉबिंग फर्म की जमा कराई गई दस्तावेजात के हवाले से बताया गया है कि भारतीय सिफारतखाने ने तिजारत और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ट्रंप के एक साथी की फर्म का इस्तेमाल किया। अमरीकी महकमा इंसाफ में लॉबिंग फर्म की फाइलिंग से जाहिर होता है कि 10 मई को जब पाक भारत जंगबंदी हो रही थी तो भारतीय सिफारतखाने की जानिब से लॉबिंग फर्म से जयशंकर, फॉरेन सेक्रेटरी, डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर और सफीर की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें तय कराने का कहा गया। साथ ही व्हाइट हाउस और US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को कॉल्स करने और मोदी की ट्वीट्स को फ्लैग करने यानी उनकी ट्वीट्स की तरफ तवज्जो दिलाने का भी कहा गया। 10 मई को भारतीय सिफारतखाने की जानिब से ट्रंप इंतजामिया के जिन 3 आला हुकाम से रब्ता किया गया उनमें व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स, अमरीकी तिजारती नुमाइंदा
जेमिसन ग्रेयर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रिकी गिल शामिल थे। लॉबिंग फर्म ने अपनी दस्तावेज में यह बताया है कि यह राब्ता तनाज़े की मीडिया कवरेज पर बातचीत के लिए किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे इस फाइलिंग में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि ये कॉल्स जंगबंदी से पहले की गई थी या बाद में, ताहम ये उस दिन करीबी राब्ते की निशानदही करती हैं। अमेरिकी लॉबिंग फर्म SHW LLC की इन फाइलिंग्स ने भारत में सिफारतकारों को हैरान कर दिया है, क्योंकि फर्म ने यह भी दावा किया है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उसने कई भारतीय हुक्काम की ट्रंप इंतजामिया के आला ओहदेदारों से मुलाकातें तय कराई। उनमें वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पवन कपूर और अमेरिका में भारतीय सफ़ीर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सिफारतखाने ने इन फाइलिंग्स की तरदीद नहीं की और कहा कि लॉबिंग फर्म्स की खिदमात लेना मामूल की बात है। ताहम इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 10 मई को लॉबिंग फर्म से बराह रास्त मुलाकातें तय करने या व्हाइट हाउस को कॉल करने के लिए क्यों कहा गया, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के तनाज़े पर बात की जा सके। SHW LLC लॉबिंग फर्म को भारतीय सिफारतखाने ने 24 अप्रैल 2025 को कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया था। फर्म की 6 फाइलिंग्स के मुताबिक पूरे साल में उसके कोई और क्लाइंट्स नहीं थे और उसे सालाना $18 लाख के मुआहदे के तहत 2 तिमाही अक़सात में $9 लाख अदा किए गए। वाज़ेह है कि पाक भारत तनाज़े की जद में न सिर्फ दोनों ममालिक की मामूल की सिफारतकारी और दीगर मुआहदे आए थे, बल्कि क्रिकेट को भी भारत की जानिब से सियासत ज़दा कर दिया गया और अब यही रवैया भारत की जानिब से बांग्लादेश के साथ भी इख्तियार किया गया है। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL में लेने और फिर इंतहा दबाव पर निकालने के बाद बांग्लादेश का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इतवार को ऐलान किया कि उनके खिलाड़ी अगले महीने से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने भारत नहीं जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने ICC को आगाह कर दिया है और बांग्लादेश के मैचेस मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। और आज बांग्लादेश की ICC कम्युनिकेशन के हवाले से अहम खबरें सामने आई हैं। पहले क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो ने अपनी खबर में दावा किया कि ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कह दिया है कि भारत में ही मैचेस खेलें या पॉइंट्स खो दें। इस हवाले से मंगल को ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक वर्चुअल कॉल हुई, जिसमें ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना होगा या पॉइंट्स खोने का रिस्क लेना होगा, खबर के मुताबिक। ताहम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC की जानिब से ऐसे किसी भी अल्टीमेटम की तरदीद कर दी है और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया, जो खुद क्रिकइन्फो ने भी रिपोर्ट किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की हिफाजत और सिक्योरिटी से मुतालिक बोर्ड की जानिब से जाहिर किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर ICC की तरफ से जवाब मौसूल हो गया है। ICC ने टूर्नामेंट में बांग्लादेशी टीम की मुकम्मल और बिला तात्तुल शिरकत को यकीनी बनाने के अज़म का इयादा किया है। ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है ताकि बांग्लादेशी बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। ICC ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि बोर्ड की आरा को वेलकम किया जाएगा और इवेंट की तफसीली सिक्योरिटी मनसूबाबंदी के हिस्से के तौर पर उन पर मुनासिब गौर किया जाएगा। एलामी के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ICC की जानिब से कोई अल्टीमेटम मिलने के हवाले से मीडिया में चलने वाली खबरें बिल्कुल गलत हैं। मगर फिर अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश के मुशीर खेल और क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल से मीटिंग के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा वाज़ेह किया है कि बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। मीटिंग के बाद बांग्लादेशी बोर्ड के सदर ने कहा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत ना जाने के फैसले पर सख्ती से कायम है। ICC को इस हवाले से आज या कल एक और ख़त लिखा जाएगा। मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने मीडिया को बताया कि हमारे क्रिकेटर्स की हिफाजत और बांग्लादेश के वक़ार के हवाले से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। आसिफ नजरुल ने मजीद कहा कि हमें ICC की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ है। मुझे लगता है कि ICC भारत में सिक्योरिटी के मसले के हवाले से हालात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा पाया। ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं है बल्कि कौमी वक़ार का मामला भी है। बांग्लादेश ICC को हकीकी सूरत हाल के हवाले से कायल करने की कोशिश करता रहेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। कल DGISPR ने तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बयानिए पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एक्स पर पोस्ट की और लिखा कि DGISPR की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में सियासी नोयत के और हक़ाइक़ के बरक्स बयानात न सिर्फ एक रियासती इदारे के वक़ार के मुनाफी हैं बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी रूह के साथ भी संजीदा मजाक के मुतरादिफ हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया गया। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हर सतह पर दहशतगर्दी की हमेशा खुलकर मजम्मत की है और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की मुसलसल हिमायत की है। एपेक्स कमेटी के इजलासों में वज़ीर आला की बाकायदा शिरकत रही और
वफाकी हुकूमत या किसी भी रियासती इदारे की जानिब से कभी ये निशानदेही नहीं की गई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी भी मामले पर अदम ताउन का मुजाहिरा किया हो। एलामी में लिखा गया कि दहशतगर्दी की जद में चाहे तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन आए, नून लीग से ताल्लुक रखने वाला हो या पीपल्स पार्टी से, नुकसान किसी एक जमात का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का होता है। और दहशतगर्दी जैसे कौमी मसले पर कौम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है। कल तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि ये एक नाकाम बयानिया बनाने की कोशिश है। फिर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना होता तो हमारे साथ बैठते और हमारे साथ पॉलिसी बनाते। एक तरफ तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में कशीदगी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ अब तक हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात में कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिस पर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आमादगी का इजहार किया और मुज़ाकरात के हवाले से एजेंडा भी जारी किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ही सरबराह महमूद खान चकज़ई मुसलसल मुज़ाकरात के हवाले से बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुज़ाकरात किस चीज़ के मुज़ाकरात? किसी ने मेरे घर पर डाका डाला हो, अब उसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो, परवाह नहीं अगर उसमें कुछ कमी हो हम माफ़ करते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कोई करना चाहता है तो हम तैयार हैं। ये बात इसलिए भी अहम है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने मुज़ाकरात का तमाम इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया हुआ है और अब तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी इस स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर चुके हैं। साथ ही खबरें भी सामने आ रही हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत में मेन GT रोड के ज़रिए लाहौर जाएगी और वहाँ सियासी सरगर्मियाँ करेगी। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के सिंध के दौरे का शेड्यूल भी सामने आ गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 जनवरी यानी जुमे को कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के सिंध के दौरे के हवाले से सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अगर वो पुरअमन तरीके से आएंगे तो उनका इस्तकबाल करेंगे। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, जब कोई हमारे घर पे आ रहा है, जब कोई हमारे मेहमान होके आ रहा है तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज़ हक है, उनको हम वेलकम करेंगे। हाँ, जो हमारे जहाँ पॉलिसी पे इख्तलाफात है वहाँ हम उनको जो सियासी तरीका है वो सियासी तरीका इख्तियार करेंगे। जो आपने बात की कि जी अगर वो यहाँ के पीपल्स पार्टी को गालियाँ देते हैं तो वो PTI ने आज तक सिवाय गालियाँ देना और तनकीद करने के अलावा क्या किया है? इनकी लीडरशिप ने इनको सिखाया क्या है? यही सिखाया कि गालियाँ दो लोगों को, सोशल मीडिया पे गालियाँ दो, जो आपको से इख्तलाफ करे उसको जो है पूरी फैमिली को उसको रगड़ दो। तो ये उनकी सियासत रही है, उस पर मैं कोई दो राय नहीं कर रहा। उस पर हमारे इख्तलाफात हैं, संगीन इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने आ रहे हैं 100 बिस्मिल्लाह। मगर सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद होने के बजाय इख्तलाफात का शिकार नजर आ रही है और ये इख्तलाफात पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के दरमियान वाज़ेह नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने चंद दिन पहले कहा था कि हम जो मुलाकात की भीख मांग रहे हैं उसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। जब इस हवाले से न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये उनका ज़ाती बयान हो सकता है, पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं है। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मुलाकात के लिए भीख मांगने पर आ गए हैं और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। नहीं, ये बिल्कुल पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने जल्दबाजी में एक बात कर दी। पार्टी की सतह पे हम इस बात की तरदीद कर चुके हैं। भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब। चेयरमैन है पार्टी के और वो तो कोई पार्टी पोजीशन देंगे। देखिए, गलती हो जाती है किसी से नहीं, वो पार्टी पोजीशन हरगिज़ नहीं है। एक पॉलिटिकल कमेटी है इस पार्टी की, बहुत से ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं। उन्होंने जो बात की वो पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं है। ना हम किसी हवाले से भीख मांग रहे हैं, ना हम दीगर जो उन्होंने बातें की जिनकी तरफ आपने इशारा किया है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। और फिर कल जब सहाफ़ी ने सलमान अकबर राजा से सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर खान को साइडलाइन कर दिया गया है तो सलमान अकबर राजा ने कहा कि चेयरमैन इमरान खान है और कोई चेयरमैन नहीं है। और बाद में अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि हकीकी चेयरमैन इमरान खान है। बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान ने एक ओहदा दिया हुआ है जो उन्होंने संभाला हुआ है। देखिए पहले सलमान अकबर राजा ने क्या कहा था और फिर वजाहत में क्या कहा। बैरिस्टर गौहर साहब को अमली तौर पर जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है। नया चेयरमैन कौन होगा? नहीं, चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं। देखिए, और कोई चेयरमैन नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो सब अपनी जगह है। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक जबर के ज़ाब्ते हैं। असली सूरत हाल सब जानते हैं, सिर्फ इमरान खान चेयरमैन है। ये कहा जा रहा है कि आपने बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा है कि वो चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन सिर्फ इमरान खान है। तो क्या आपके बैरिस्टर गौहर साहब के साथ कोई इख्तिलाफात है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा हकीकी चेयरमैन इमरान खान है। इसमें क्या किसी को कोई शक है, कोई शुबे की बात है? यही मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर का है, यही मौक़िफ़ हमारी पार्टी का है। बिल्कुल उनको एक ओहदा खान साहब ने दिया, वो ओहदा उन्होंने संभाला हुआ है, लेकिन हर एक जानता है कि इस पार्टी का एक ही कायद है, वो इमरान खान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कल एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर सलमान अकबर राजा ने यह इशारा किया है कि बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन नहीं है तो ये गलत बात है।
मेरी नजर में पार्टी में कोई भी नहीं है, पार्टी है ही इमरान खान और इनके अलावा बाकी सारे इररिलेवेंट हैं। अगर ये इशारा बैरिस्टर गौहर की तरफ था तो मैं अपना इशारा पूरी पार्टी का कर देता हूं कि खान साहब के बगैर ये पार्टी ही नहीं है। अगर वो उनका इशारा किसी को हक किसी के खिलाफ पहुंचता नहीं है कि किसी के बात करें कि कोई चेयरमैन है कि नहीं है, अगर किसी का इशारा, मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये इशारा किया है, लेकिन अगर किया है कि बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन नहीं है तो फिर ये गलत बात है। आज सुबह सलमान अकरम राजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने बयान की वजाहत भी दी। सलमान अकरम राजा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हर पार्टी में शख्सी और गिरोही इख्तिलाफात होते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है वो तकाजा करती है कि जहां तक मुमकिन हो पर्दा रखूं। अपनी ज़ात पर हमलों का जवाब किसी की पार्टी के खिलाफ साजिशों को जाहिर करके नहीं दे सकता, ताहम साजिशों को नाकाम करना ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि मेरे खिलाफ पार्टी में एक नाकाम मुहाजरा आई। मेरी तकरीरी के पहले दिन से पार्टी के भगोड़ों और पार्टी में उनके चेलों ने बर्पा करने की कोशिश की है। ये बुग़्ज़ जारी है। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि कुछ दोस्त इमरान खान के हुक्म पर सियासी कमेटी को महदूद करने पर नाराज़ हुए। बाज़ ने ऐलान किया कि अब हमारी आपसे जंग है। सियासी कमेटी को महदूद करना हरगिज़ मेरा फैसला नहीं था। नई तश्कील से पहले सीनियर मेंबर्स से मशवरा करके एक उसूल अपनाया कि सिर्फ कलीदी ओहदेदारों को शामिल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि सिलसिला मुकम्मल झूठ पर मबनी इल्ज़ामात से शुरू हुआ और पाकिस्तान बार के इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों की मुखालफत तक चला गया। इन साजिशों को कुचलना पार्टी के लिए ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ में क्यों इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में कि जब पार्टी मुश्किलात का शिकार है। पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान अपनी अहलिया समेत जेल में है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी। हैदर शराजी बहुत शुक्रिया। हैदर शराजी अंदर की बात क्या है? पार्टी चेयरमैन और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को तो एक साथ खड़ा होना चाहिए ताकि पार्टी के कारकुनों को पैगाम जाए। ये क्यों इख्तिलाफात सामने आ रहे इतने ज़्यादा? देखिए, ये इख्तलाफात अभी सामने नहीं आ रहे, बल्कि जून 2025 से इख्तलाफात हमें नज़र आ रहे हैं, जहां हर पार्टी मीटिंग के अंदर सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर के साथ करीब रहने वाले एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं और एक दूसरे के सामने नज़र आते हैं। जून 2025 को जब बानी ने कहा कि क्या बैरिस्टर गौहर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो उस वक्त वकला ने बानी को कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला हमने नहीं सुना। तो जिस पर बानी ने उस वक्त कहा था कि आज से मुझे पैटर्न इन चीफ पुकारा जाए, तो ये तब से तफसील कहानी शुरू होती है और अभी जाकर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर अली खान इस तरह आमने सामने हैं कि जब हमने गुज़श्ता माह देखा कि सलमान अकरम राजा ने बानी के पैगाम के बाद पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली का फैसला किया, तो पार्टी ज़रा ये कह रहे हैं कि ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली का फैसला इसलिए किया गया है ताकि नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो सकें, और अगर नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे तो उसमें कौन सामने आएगा ये तो पार्टी ही फैसला करेगी। लेकिन गुज़श्ता मुलाकात के मौका पर सलमान अकरम राजा को इख्तियारात दिए गए थे कि वो पार्टी के बारे में फैसला करें, और दूसरी तरफ हमें ये पार्टी के अंदर ताकत की कशमकश या लड़ाई नज़र आ रही है, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान को एक तरह से साइडलाइन भी किया गया है। आप देखें कि पार्टी के फैसले या पार्टी के हवाले से जो भी नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, जो भी तंजीमें बन रही हैं, वो सलमान अकरम राजा बना रहे हैं। तो इस तरह हमें बतौर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान कमज़ोर नज़र आ रहे हैं या उन्हें साइडलाइन किया गया है, और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ताकतवर हैं। उनके ताकतवर होने की एक वजह यह भी है कि बानी पीटीआई की बहनें उनके साथ हैं, और आखिरी पैगाम में सलमान अकरम राजा को ही कहा गया था कि आप फैसले करें। तो ये बुनियादी लड़ाई जून से शुरू हो गई थी और इस वक्त इतना इख्तियार है, तो सलमान अकरम राजा ये क्यों कह रहे हैं कि जी साजिशों को कुछ लें? क्या उन्हें किसी रेजिस्टेंस का सामना है? क्या लोग हैं जो उनकी इन इख्तियारात से इत्तफाक नहीं करते कि उन्हें इतना बड़ा अपना बयान देना पड़ा? बिल्कुल ऐसा ही है। हर मुलाकात में, हर नशिस्त में सलमान अकरम राजा के सामने पार्टी के रहनुमा आते हैं। गुज़श्ता पार्लिमानी पार्टी जो आखिरी मरतबा पार्लियामेंट हाउस में हुई थी, उसमें हमने देखा कि मशाल यूसुफजई आई। पार्टी के बाहर मीडिया में हमें शेर अफजल मरवत नज़र आते हैं, इसके अलावा दीगर साथी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी नज़र आते हैं। तो ये हमें लड़ाई नज़र आ रही है, और ये जो अडयाला के बाहर मुलाकातों की भीख मांगने का बयान था, उसके बाद पार्टी के अंदर से भी
बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और जो अपने थे ये लफ्ज़ कि अपने ही मुलाकातें ना होने की वजह बने हैं, तो इस पर भी पार्टी की जानिब से इसलिए दुख था कि बैरिस्टर गौहर अली खान खुलकर नाम लेते, क्योंकि पार्टी की जानिब से एक ग्रुप में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि हुकूमत, राना सनाउल्लाह या फिर ओहदेदार ये तो कहते हैं कि मुलाकातें भानी की वजह से नहीं हो रही, तो फिर हमें बताया जाए कि बैरिस्टर गौहर का इशारा किसकी तरफ है। लेकिन उन्होंने जो अपना कहा है, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि अलीमा खान और सलमान अकरम राजा की तरफ इशारा है कि जब मुलाकात के लिए पहले से कहा गया कि ऐसी कोई गुफ्तगू ना हो जो कि खराबी का सबब बने, लेकिन बाहर आकर बहनों ने गुफ्तगू की। लेकिन ये सिर्फ एक वाकया है, इससे हटकर भी हमें हर मौके पर, हर मीटिंग में और पॉलिटिकल कमेटी में जो अफराद शामिल किए गए हैं उनकी शमूलियत पर भी लड़ाई नजर आती है। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।